औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार स्टेशन रावलपिंडी में और आज हम बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर, जो कि हर साल 5 फरवरी वाले दिन जो है वो इस दिन को मनाया जाता है। आज हमारे मेहमान हैं जनाब सरदार मोहम्मद रकीब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और पेशा वकालत के साथ मुंसलिक हैं। सरदार साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ। आप काइंडली हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि जो आज का दिन है इसका पस मंज़र क्या है और मसला जो कश्मीर है इस पर आज के दिन की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है और उस पर किस तरह से असरात मुरतब होते हैं। जो कश्मीरी काज है आज का दिन हम मनाते हैं कश्मीरी भाइयों के साथ, यकजहती के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आज का दिन जो है वो कश्मीरी अवाम के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये किस तरह से जो कश्मीर का जो काज है, जो हक़ खुद इरादियत है, उसमें जो अपना पॉजिटिव रोल अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गया साहब। सबसे पहले मैं आपके सवाल के पहले हिस्से की तरफ आता हूँ कि यौम यकजहती का पस मंज़र क्या है, ये क्यों मनाई जाती है। बुनियादी तौर पर काज़ी हुसैन अहमद साहब जो जमात इस्लामी के रूए रवां रहे हैं, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त सजेशन किया था 90s की दहाई में कि जनाब कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर हिंदुस्तान की अफवाज जो है जुल्म सितम करती हैं, तो उस तनाज़र में उनकी सपोर्ट, फेवर, अखलाकी, समाजी जो भी है, उनके लिए एक यकजहती के तौर पर 5 फरवरी का दिन जो है ना मुख्तस किया जाए। तो उससे लेके आज तक सालाना हुकूमत पाकिस्तान भी और लोग वहाँ पाकिस्तान के अवाम, मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के लोग जो है वो यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी को कश्मीरी मुसलमानों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। दूसरा, मैं आप कहते हैं कि इसके असरात क्या हैं, इसके मसला कश्मीर पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने बीइंग अ कश्मीरी एक स्टेट सब्जेक्ट हमने ऑब्ज़र्व किया है, ये यौम यकजहती कश्मीर इफ़ेक्टिव हो सकती थी अगर ये रियासती सतह पे होती कि भाई यौम यकजहती जो है ना वो मसला कश्मीर के हवाले से पूरी रियासत के शहरियों के लिए होती, ना कि किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक मकतब फ़िक्र के लोगों लिए, किसी एक टेरिटरी के लोगों के लिए। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 84,471 मरबा मील रकबा पर मुश्तमिल है और जिसके रियासती बशिंदों की तादाद कम व बेश 3 करोड़ को टच कर रही है, जिसमें नान मुस्लिम की तादाद भी जो 50 से 60 लाख मौजूद है रियासत के अंदर। और उसके मुख्तलिफ़ अकाइयाँ हैं, जैसा जो कि इस वक्त तकसीम हैं, मकबूजा कश्मीर जम्मू हो गया और वादी कश्मीर हो गया, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके अलावा जनाब लद्दाख का इलाका जो है, अक्साई चीन है जो चाइना को ने इंडिया से कब्ज़ा किया और कुछ हुकूमत पाकिस्तान ने भी 1800 मरबा मील रकबा जो है वो उस वक़्त चाइना को दिया। तो ये पूरा रीजन जो है इसमें मुख्तलिफ़ अक़वाम बसती हैं। तो यकजहती कश्मीर लोगों की इंटेंशन क्या है बुनियादी तौर पर, लेकिन जो दुनियादारी है, जो इंसानी हकूक़ हैं, वो हमें उनको देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए था कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान नहीं बसते। अगर मसला कश्मीर, जब आप कहते हैं कि मसला कश्मीर, तो उस पूरी रियासत का मसला है जो 84,471 मरबा मील रकबे पे मुश्तमिल है। उसमें तमाम शहरियों का जो है वो राइट किसी और नान मुस्लिम को नहीं अभी तक कि वो कहीं आज़ाद हो गए, किसी मुल्क में शामिल हो गए या मुसलमान रह गए पीछे। हमें बात वो करनी चाहिए तमाम रियासती शहरियों की। देखें, ये मसला कहाँ से खड़ा हुआ, जब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने की एक तहरीक ज़ोर शोरों पर थी, तो 3 जून 1947 का जो ब्रिटिश एक इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया, उसके तहत तक़सीम हिंद होना था। तो उसमें जो 2 तरज़ का यहाँ निज़ाम हुकूमत था। एक निज़ाम हुकूमत था जो सूबाई सिस्टम था उनका, जहाँ डायरेक्ट जो है अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, और दूसरा जो है वो शाही रियासतें थी जहाँ पे नवाब, राजे, महाराजे वगैरह इनडायरेक्टली वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर थे, वो बादशाह के अंडर थे। तो उनके लिए अलग पॉलिसी थी कि यहाँ पे वो जो डायरेक्ट जहाँ पे अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, सूबाई सिस्टम था, वहाँ पे मुस्लिम लीग को वोट देने का मकसद पाकिस्तान का था और मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो कुछ इलाके जो भी थे वो पाकिस्तान में शामिल होने थे। अब रियासतियों के लिए जो था
वो मुख्तलिफ था कि रियासतों के वालियान जो हैं और जो राजे महाराजे नवाब हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है अवाम की मर्ज़ी और मंशा को देखते हुए कि वो आया पाकिस्तान में शामिल होने चाहते हैं या हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। मतलब इलाके पाकिस्तान का ऑप्शन था और इलाके हिंदुस्तान का ऑप्शन। तीसरा, लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई उस वक़्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या उस वक़्त जो 3 जून का फार्मूला था उसमें कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद है कि खुद मुख्तारी का या किसी रियासत की अलग शनाख्त का कोई मामला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 इलाके पाकिस्तान और इलाके हिंदुस्तान ही जो है ना वो 2 ऑप्शन थे। जिसके तसलसल में जब पाकिस्तान बन गया तो कत्ल गारत का एक सिलसिला शुरू हुआ। पंजाब में बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। सबसे ज़्यादा कम से कम 12 से 15 लाख लोग तो सिर्फ पंजाब में मारे गए, जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद थी, सिखों की बड़ी तादाद थी, हिंदुओं की बड़ी तादाद थी। ठीक है, इसी तरह चूँकि जम्मू कश्मीर जो है ये पंजाब से मुंसलिक है। ठीक है, और वहाँ यहाँ पे भी जम्मू के अंदर, पुंछ के अंदर, ये यहाँ पे जहाँ मुस्लिम डोमिनेंट एरिया थे वहाँ पे हिंदू का और सिखों का कत्लेआम हुआ। और जहाँ पे हिंदू अक्सरियत में थे, जैसे जम्मू, किश्तवाड़, अखनौर वगैरह मुख्तलिफ जो ज़िले जम्मू के थे, जहाँ मुस्लिम कमज़ोर थे और हिंदू डोमिनेट करते थे, वहाँ पे मुसलमानों का बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। ये चीज़ें फिर ऐसे ही चलती हैं। जब सिविल वार शुरू हो जाए तो कोई ये नहीं देखता कि भाई यहाँ को कमज़ोर है, तगड़ा है, कौन है कौन है। ये एक सिविल वार थी और उस सिविल वार हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर कत्ले आम हो गया। तो उसमें एक मसला कश्मीर जब खड़ा हुआ तो यहाँ कबायली इंटरवेंशन हो गई। कबायलियों ने जनाब कश्मीर पे, हमारे लोग तो चले डोगरा हुकूमत के ख़िलाफ़ लगे थे, राइट्स की बात करते थे, लेकिन जो कबायली इंटरवेंशन हुई है उसने सबसे बड़ा डिस्प्यूट खड़ा किया क्योंकि वो जदीद असला से लैस थे और हज़ारों की तादाद में रियासत के अंदर चले गए। जब एक रियासती फ़ौज जो थी, चूँकि अंग्रेज़ों ने तमाम जितनी रियासतें थी उनको इतना ताकतवर नहीं बनाया हुआ था, उनको इदारे या इतनी फ़ौजें ताकतवर रखने की इजाज़त नहीं थी कि वो किसी बरतानिया के ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाएँ। उन्होंने एक कमज़ोर फ़ौज और महदूद फ़ौजों की हद तक उनको अलाउ किया हुआ था। तो 11,000 टोटल उसकी कोई रियासत जम्मू कश्मीर की उस वक़्त फ़ौज, उसमें से भी मुस्लिम जो फ़ौजी थे अक्सरियत ने बगावत कर दी थी। तो वो एक आप कह लें कि पुंछ में बगावत शुरू हुई तो फिर कबायली आ गए। कबायलियों ने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा। उन्होंने लूट मार की, कत्ल गारत गरी की। डोगरा फ़ौज तो वैसे ही थोड़ी थी, वो तो पहले ही भाग चुकी थी। अब ये लूट मारी में लगे रहे और इंडिया जो उस वक़्त महाराजा था, हरी सिंह था, उसने इंडिया से रब्ता किया कि भाई देखें, पाकिस्तान के साथ हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, तो आपके साथ भी हम करना चाह रहे थे, लेकिन आपने अभी असेंट नहीं दी इस पे, लेकिन पाकिस्तान ने कंसेंट दे दी थी, तो वो वायलेशन कर दी है उन्होंने। कबायली जो है ना वो भेज दिए हैं जो कि कत्ल गारत गरी कर रहे हैं। तो उसने कहा जी आप जाएँ, आपका पाकिस्तान जाने, कबायली जाने, हमारा कोई तल्लक नहीं है। अगर हमसे इमदाद चाहते हैं तो आप हमें इलाक़ हमारे साथ करें। तो उसने पहले ज़ाहिर है वो इनकार कर रहा था, लेकिन जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या उसकी भी नीयत ख़राब थी, तो उसने भी फिर बामरे मजबूरी, वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, तो हिंदुस्तान को उसने कंडीशनल इलाक़ किया, जैसा भी बयान किया जाता है, इलाक़ किया। तो इंडियन जो फोर्सेस हैं 27 अक्टूबर 1948 को 47 को वो वहाँ पे कश्मीर के अंदर उतरी। श्रीनगर हवाई अड्डे पे 100 जहाज़ लंगर आज़ाद, उन्होंने पहले इस श्रीनगर के इलाके को क्लियर किया। और ये जो कबायली हमारे थे, जो हमारे हमदर्द बन के आए थे, हुआ तो इनसे हमें नुकसान ही है, लेकिन चलें आ गए थे तो ये कम अज़ कम श्रीनगर पे कब्ज़ा कर लेते तो इंडिया को इंडियन फोर्सेस ना आती। तो ये बारामूला में लूट मार में लगे रहे, ये लोगों के वहाँ पे बड़ा वो खुशहाली का सिलसिला था। तो इन्हें लूट मार की। तो वो जब इंडियन आर्मी आई तो यकीन माने क्या हमारे लोकल जो जादी बने हुए थे या जो कबायली आए थे वो 5 दिन नहीं टिक सके। इंडियन आर्मी ने ऐसा ऑपरेशन शुरू किया तो ये भाग गए। अब पाकिस्तान आर्मी अभी डेवलप हो रही थी, अपना पाकिस्तान का उस वक्त अभी चंद महीने हुए थे बने हुए, आर्मी अभी एस्टेब्लिश नहीं थी, कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था। तो आर्मी ने जब इंडियन आर्मी आई तो पाकिस्तान आर्मी ने भी मुदाखलत की, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि वो एक बड़ी आर्मी थी, उसके आगे बुनियादी तौर पर ना कबायली ठहर सके और ना ही कोई और ताकतवर फोर्स जो है वो ठहर सकी। अब उसमें शेख अब्दुल्ला और बाकी लोग, लंबी कहानियाँ हैं, उन्होंने नेहरू को मजबूर किया कि भाई नहीं, आप यूनाइटेड नेशन चले जाएं और जनाब यूनाइटेड नेशन को कहें कि जनाब ये देखें पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेज दी हैं, हमला कर दिया, कबायलियों से पहले करवाया, फ़ौज आ गई है तो आप मुदाखलत करें। तो वो जब वहाँ पे गया तो उन्होंने जगबंदी करवा दी। एक जहाँ जहाँ पे भी फोर्सेस मौजूद थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के इलाके, और जो इंडिया में थे वो इंडिया आर्मी के कंट्रोल में आ गए। तो उसके बाद जनाब एक नया सिलसिला करारदादों का शुरू हुआ। तो उसमें मुख्तलिफ़ वफूद आते रहे, यूनाइटेड नेशन के फ़ोरम पे मुख्तलिफ़ करारदादें आती रही।
करारदाद जब ये जो लास्ट जिस पे हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट ने इत्तफाक़ किया हुआ है और सिग्नेटरी हैं दोनों वहाँ पे, उसमें जो पहली कंडीशन है ना राज साहब, वो बड़ी मानी खेज़ है। हम देखें, मैं इससे अर्थ से थोड़ा सा पहले मज़ीद बात करना चाहता हूँ कि हम बातें तो करते रहते हैं, यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में भी जाके यकजहती करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान में भी हम बड़े दबंग तरीके से बात करते हैं, लेकिन बात हम कहते हैं जी यूनाइटेड नेशन मसला हल करवाए, आलमी दुनिया करवाए, ये करे वो करे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम खुद सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पे आते हैं, जो उस वक़्त जो जिस पे दानू कंट्रीज़ जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, उनने उसमें पहली कंडीशन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी जितनी फोर्सेस कश्मीर में हैं उसकी वो सारी वापस बुलाएगा, सारी विड्रॉ करेगा। और इंडिया के लिए दूसरी कंडीशन है कि वो अपनी मैक्सिमम जो फोर्स है वो निकालेगा, लेकिन रीज़नेबल फोर्स जो है वो रियासत की जो लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिल के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो वो उसके बाद जनाब एक राय शुमारी का सिलसिला, मुख्तलिफ जो भी फर्दर स्टेप्स थे वो अडाप्ट किए जाएंगे और लोगों को वाक़ई खुद अरादियत दिया जाएगा, और उसके बाद लोगों ने फ़ैसला करना है कि आया भाई इलाके पाकिस्तान लोगों ने करना है, इलाके पाकिस्तान के हक़ में वोट देना है या इलाके हिंदुस्तान के हक़ में वोट देना है। ये मैंने आपको थोड़ा सरदार साहब, बहुत ही तफसीली आपने उसका जो बैकग्राउंड है उस हवाले से आगाह किया। सरदार साहब, कश्मीर जो है ना, कश्मीर की जो हुकूमत है, कश्मीरी जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो यूएन के साथ मुख्तलिफ रेजोल्यूशन भी मौजूद हैं और इन राइटिंग में सब कुछ मौजूद होने के पाकिस्तान की तरफ से वो जो एक पॉजिटिविटी, जो खुलूस नीयत है, एक गुड फेथ हमें नज़र नहीं आता। हमारी बात हुई थी कि यौम यकजहती कश्मीर कोहाला पुल पे तो आप जो है ना कश्मीरी जो है हाथों की जंजीर बनाते हैं। होना तो ये चाहिए कि जिस दिन 5 फरवरी का दिन हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती करने के लिए स्टेट की तरफ से ये ऐलान हो कि जी हम आपको ट्रांसपोर्ट फ्री देते हैं, तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ प्यार का, मोहब्बत का और इस काज में आगे बढ़ने के लिए आप कश्मीर जाएं, वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन को देख के, वहाँ पे ये नहीं कि आप जो है ना वो घर बैठ के आप जो है ना एक बयान जारी कर दें और हुकूमती सतह पे भी और जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं वो भी इसी तरीके से बात कर दें। होना तो ये चाहिए कि कश्मीर में जाके उनके साथ खड़ा हुआ जाए, तो तब जो है ना एक्चुअल एंड फैक्चुअल सिचुएशन होती है। तो आप ये बताएं कि यूएन रेजोल्यूशन भी मौजूद हैं और उसके बावजूद भी कोई जो है ना कोई ग्राउंड वर्क नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्चुअल सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे हम गलती पे हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए? जी देखें राय साहब, यकजहती मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी असूलों को हमें पहले समझना होगा। देखें, जब यूनाइटेड नेशन की उस इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इलाके पाकिस्तान और इलाके हिंदुस्तान, तो आपको डर किसका बात का है? मुस्लिम मेजॉरिटी है और पाकिस्तान की तरफ लोगों का झुकाव शुरू दिन से ही हमेशा रहा है। इवन उस वक़्त के जो बड़े बड़े लोग थे वादी के अंदर पंडित थे, उनका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ थे। इवन महाराजा का भी था कि यहाँ चूँकि मुस्लिम लीग की पॉलिसी थी, वडेरों और जागीरदारों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उसको भी अपनी रियासत जो है पाकिस्तान में महफूज अपना इक़्तिदार बुनियादी तौर पर महफूज दिखाई दे रहा था। तो अगर उस वक़्त भी कोई सही तरीके से हैंडल किया जाता तो पूरी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाती, कभी भी ये डिस्प्यूट खड़ा ना होता। ठीक है, अब हमारा मसला ये है कि हम कश्मीरी अवाम पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उनको एक बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, देखें, जब हम वकालत करते हैं ना राय साहब, किसी भी पार्टी का हम केस लेके जाते हैं तो एक हद तक तो हम चलें पेश होते रहते हैं, लेकिन एविडेंस की जब बात आती है ना, तो वो मुतलका पार्टी जो फरीक होती है ना, जो मुतासरीन होते हैं या जो इनका क्लेम होता है, उनको अदालत में लाना ही पड़ता है। जब वो नहीं लाएंगे तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। ठीक है,
तो बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन में या जितने भी आलमी फोरम्स हैं, वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जो है वो कभी भी मुकदमा जीत नहीं सकता, या पाकिस्तान की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उसके मुताबिक आप नहीं जीत सकते जब तक कि मदई आपके साथ तमाम फोरम पे नहीं जाएगा, असल फरीक जो है वो नहीं जाएंगे। देखें, ये कोई टेरिटोरियल मसला तो है नहीं, ये हर खिते का एक अपना पस मंज़र होता है। तो रियासत जम्मू कश्मीर एक बड़ा पस मंज़र रखती है, बड़ी तारीख़ है। गो कि ये जदीद 1846 में बनने वाली एक जदीद शक्ल में मौजूदा हमारा जो क्लेम है 84,471 मुरबा मील, लेकिन इससे पहले भी एक हमारा कश्मीर का ख़ासकर जो है बड़ा पस मंज़र रहा है। रियासतों की सरहदें बदलती रहती हैं, नाम बदलते रहते हैं, उसकी अहित चेंज होती रहती हैं, लेकिन एक पस मंज़र जो है वो हज़ारों साल से मौजूद है। आज हम दर बदर हैं, कल पता नहीं हमारा उरूज कितना होगा। वो अल्लामा इकबाल हमारे बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। तो बुनियादी तौर पर है राज साहब, बात यह है कि रियासत की आवाम चाहती है कि मसला कश्मीर हल हो, और रियासत की आवाम आज भी पाकिस्तान पे मरने के लिए तैयार है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम रियासती आवाम को रोटी तो देना चाहते हैं, दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, रोज़गार भी बहुत सारा दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, लेकिन उन पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, उनको इज़्ज़त मकाम मर्तबा देने के लिए तैयार नहीं, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप रियासती लीडरशिप को, आर पार की क़यादत को मिल बैठने का मौका नहीं देंगे, उनको आलमी फोरम पर नहीं लेके जाएंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा कि टेरिटोरियल मसला नहीं है, ये 3 करोड़ शहरियों का मसला है, और आपने सिर्फ आप मुसलमानों का मसला बना के बैठे हुए हैं। तो आलमी दुनिया इसको नहीं मानती है। देखें, आप यहाँ यकजहती मनाते हैं, हम जहाद से ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहाद आपने कर करके देख लिए हैं पाकिस्तान और मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ, चूँकि ये जहाद इस्लाम के लिए नहीं है, इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है सिर्फ। अब बात यह है राज साहब कि अब जब यूनाइटेड नेशन है, जो आलमी इदारे हैं, वो इस मुसलमानों के बनाए हुए अपने वो जो उनका एक फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, वो आलमी कुव्वतों के बनाए हुए असूल हैं, उसके मुताबिक आप वहाँ पे वो क्लेम करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रीच कर रहे होते हैं कि टीच कर रहे जनाब उबार रहे होते हैं, आए जहाद करते हैं, हम लोगों को मारते हैं, इंडिया हिंदू दुश्मन है, ये है वो है, ये सारी बातें जो है ना, ये नौजवान नस्ल को वर्गनाने वाली बातें। आप एक नुक्ता नज़र रखें, या तो इस्लामी नुक्ता नज़र रखें कि देखें ये हिंदू मुस्लिम या मुसलमान और गैर मुस्लिम की जंग है, तो हमने जहाद के लिए, जहाद के ज़रिए हमने फ़तह हासिल करनी है हिंदुस्तान से, तो हम तैयार हैं। फिर छोड़े यूनाइटेड नेशन को, बाकी जितने भी फोरम हैं छोड़ें, फॉर डिप्लोमेसी जो फॉरेन पॉलिसी है। जब आप इंटरनेशनल करारदादों की बात करते हैं, इंटरनेशनल इदारों की बात करते हैं, इंटरनेशनल जो वफूद हैं उनसे आप मुलाकातें करते हैं कि जो हमारा करारदादों के मुताबिक और यूनाइटेड नेशन का चार्टर दिखाते हैं उनके मुताबिक मसला कश्मीर हल करिए, तो फिर ये जो इस तरह की बातें अफ़गानिस्तान में भी हल कर चुके हैं, वो भुगत चुके हैं हम। कश्मीर में हमने 47 में भी ये जहाद का ही नाम हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ही जंग लड़ी है। 65 में भी आपने देख ली, उसका 88 से 2003 तक जो कत्लेआम कश्मीर में हुआ जहाद के नाम पे हुआ, और जो शेलिंग होती रही, हज़ारों नहीं बल्कि 5 लाख लोग कश्मीरी जो है ना 47 से लेके आज तक वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें हिंदुओं की तादाद भी बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, तो इस तरह हमें अपनी पॉलिसी वाज़िया करना होगी, हमें किसी एक फॉर्म पे खड़ा, एक बात पे खड़ा होना होगा। सरदार साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम भी कुछ अच्छे तरीके से खुश नहीं है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है। और आपको पता है जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो सियासत ही करती है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि मसला कश्मीर को भी सियासत की नज़र कर दिया गया है। ज़्यादा ये प्रेफरेंस दी जाती है कि जी 5 फरवरी को छुट्टी होनी चाहिए, और ताकि जो है ना हम काम ना करें और मादरत के साथ कि हम रेस्ट करें या सो के गुजारें। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सिम्बॉलिकली एक इलामती तौर पे कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। होना तो ये चाहिए कि जिस मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हम उनके साथ खुलूस नीयत के साथ और सही काज के लिए शामिल हैं, तो आज के दिन हमें कश्मीर में उधर जाके एक तो वहाँ पे टूरिज़म प्रमोट होगा, हम उधर जाएंगे, उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे, और सबसे बुनियादी बात जो है वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के वहाँ के लोगों के साथ जब हम बातचीत करेंगे, गुफ्तगू होगी, तो हमें उनके मसाइल
पता चलेंगे। एक तो होता है ना कि हमें किसी मीडिया के थ्रू पता चलें, जब आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा कि कश्मीरी अवाम क्या सोचती है, वो उनके क्या मसाइल हैं, उनको किस तरीके से जब वो मसाइल बताएंगे तो हाल भी ज़ाहिर बात है उनके पास कोई ना कोई मौजूद होगा। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, उनको रिव्यू करे और इस मसले को सियासी ना बनाए? इस मसले को अगर वाकई हल करना है तो कश्मीरी कौम के साथ सिर्फ यकजहती और इलामती तौर पे उनके साथ ना हो, बल्कि प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। और बाकी जो रेजोल्यूशंस हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है कि आखिरी यानी कि लाएअमल क्या होना चाहिए? इतना अरसा गुजर चुका है और मकबूजा कश्मीर पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और क्या क्या जुल्म नहीं ढाए जा रहे। और आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो मुजालिम हैं इनको किस तरीके से रोका जा सकता है, और कश्मीरी जो है वो आप क्या समझते हैं कि कब तक आज़ादी हासिल कर लेंगे? जी, मैं पहले बात यह है कि जो छुट्टी का ज़िक्र आपने किया है, 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं। बुनियादी तौर पर ये यकजहती उसी तरह ही है जैसे 1 मई को मज़दूर डे हम मनाते हैं। तो मज़दूर बेचारे काम कर रहे होते हैं और वो लोग मज़दूर डे मना रहे होते हैं जो मज़दूरों के हुकूक सल्ब कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये यकजहती का मामला भी ऐसा ही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को तो फ्रंट लाइन पर उस तरह रखा नहीं जाता, उनको सुना नहीं जाता किसी भी सतह पर भी। तो एक मखसूस तबके को जो एक किसी के पे रोल पर होता है वो उसको आगे लाया जाता है और एक फ़जूल किस्म की एक्सरसाइज की। इस पे मसला कश्मीर मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर ख़राब ही होता है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बात आप जब करते हैं तो फिर आलमी दुनिया ने आपको कोई इज़्ज़त मकाम मर्तबा नहीं देना। आपने आलमी असूलों के मुताबिक ही बात करनी है। जब आपने आलमी असूलों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करना है तो फिर वो उसी तरीके को अपनाना होगा, ना कि अपनी आइडियालॉजी को उठा के और अपनी फजूल किस्म की बातें जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह दुनिया नहीं मानती है। आज अब अगर आप अस्करियत पसंदी की बात करेंगे तो दुनिया ने आपको कहीं का नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड आर्डर अमेरिका ने दिया था 9/11 के बाद वो बदल चुका है, सूरत हाल बदल चुकी है। आप कश्मीर में अगर आप कोई इस तरह की मुहिम दोबारा करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट जाएगी। इससे पहले भी जा चुकी है, ठीक है। जब आपको फ़ायदा उठाने का वक्त था ना 2000 से पहले, उस वक्त 65 में भी आप टेबल पे हार गए। देखें, ये मैं फर्दर बातें आ जाती हैं, इस पर भी मैं ब्रीफ करता हूँ कि बुनियादी तौर पर 65 की जंग जब हुई, जैसे उसके पस मंज़र में मैं नहीं जाता, लेकिन पुंछ और रजौरी का जो ये फ्रंटियर इलाका है, यहाँ पे हमारे जो लोकल उस वक्त ट्रेंड लोग गए थे जो कि बाकायदा फ़ौजी नहीं थे लेकिन जांबाज बनाए गए उस वक्त, तो उनको 2-2 4-4 महीने की ट्रेनिंग देके उन्होंने पुंछ कब्ज़ा कर लिया था और रजौरी कब्ज़ा कर लिया था। हिंदुस्तान की फ़ौज बेबस हो गई थी वहाँ पे। तो हुआ ये कि जब उन्होंने देखा, इंडियन फोर्सेस ने और इंडियन हुकूमत ने देखा कि भाई बस कश्मीर के अंदर तुम बड़े कमज़ोर हैं, ये लोग तो पाकिस्तान को चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं और ये तो हमें अंदर से मार पड़ती है, हम यहाँ तो जीत नहीं सकते पाकिस्तान आर्मी से। तो उन्होंने फिर पंजाब और सिंध की सरहद पे हमला किया और 11,000 मुरबा मील रकबा पंजाब का और सिंध का इंडिया ने कब्ज़े में कर लिया था। ये लोगों को बताया नहीं जाता। फिर टेबल टॉक हुई, आपने तो बामरे मजबूरी आपने फ़ैसला ये किया कि अपने 11,000 मुरबा मील रकबा छुड़ाने के लिए आपने कश्मीर के जो 2 ज़िले हम कब्ज़े में कर लिए थे, रजौरी और पुंछ, जो फ्रंटियर इलाके थे, तो वो आपने जनाब वापस कर दिए। और वहाँ के जो हमारे फ़ौज जांबाज नीम जो भी कश्मीर बटालियन थी या जैसे तैसे भी लोग थे, उनको आपने उनके रेमो करम डिस्काउंट कर दिया था। वो बेचारे कहीं ऐसे मारे गए जब इंडियन आर्मी के हाथ चढ़े। आपने टेबल पे जंग हार दी, अपना 11,000 मुरबा मील रकबा तो इंटरनेशनल बाउंड्री आपने क्लियर करवा ली, लेकिन हमारे 2 अजले जो हमने स्ट्रगल करके लिए थे, आपकी मदद से भी लिए थे, आपको सपोर्ट किया था, तो वो दोबारा उनको दे दिए गए। और हमारे बहुत सारे मेरे अपने ख़ानदान के लोग उस वक्त गए और दिल बदल उनको वो बददिल हुए। उसके बाद उन्होंने कहा भाई क्या मतलब, हमें झोंक के आगे पीछे से पॉलिसी और बन जाती है, अब तो एतबार नहीं रहा लोगों का, ठीक है। तो हमने वहाँ पे लूज़ किया है। अब 88 के बाद जो तारीख चली है, अस्करियत पसंदी की तारीख चली है, गो कि वहाँ पे कश्मीर में खुद मुख्तारी की बातें भी की जाती हैं और बड़ा लोगों के पास एक नज़रिया सोच है, लेकिन बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो वो पाकिस्तान के फेवर में है, नुकसान में नहीं है, क्योंकि अगर खुद मुख्तार भी होता है तो वो इंडिया से आपको थ्रेट है, कश्मीर से नहीं है। अगर इंडिया के पास कश्मीर चला जाता है तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल हैं, लेकिन अगर इंडिया के पास नहीं जाता, कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक आपकी दोस्ताना माहौल में एक आपके इन्फ्लुएंस में एक स्टेट रहेगी। लेकिन ऐसा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन में कहीं पे भी फ़िलहाल पिछले 75 76 77 सालों में कहीं पे भी ज़ेर गौर नहीं आया और कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमें ये यकजहतियाँ जो है ना, यकीन माने, इनके बुनियादी प्रिंसिपल को
जो है ना वो बदलना होगा। हमें हमें ये देखना होगा कि हम यकजहती करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें उनके तहत यूनाइटेड नेशन के साथ करते हैं, कि वो जनाब उनकी करारदादों पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हमें आपको बड़ा फ़राख दिली से काम लेना होगा कि आप मैसेज दें, ग्रेसफुली जनाब कहें यूनाइटेड नेशन में जाके कि भाई हम यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। इंडिया को मजबूर किया जाए कि वो भी यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे अमल करे और मसला कश्मीर लोगों के मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हल किया जाए। और यकीनन मैं यकीन वसूख से कह सकता हूँ कि इन दो ऑप्शन में हमेशा 90% लोग इलाके पाकिस्तान के हक में वोट देंगे और कश्मीर तभी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। अदरवाइज़ ये चीज़ है कि बहुत सरों को जब किसी एक मसले से फ़ायदा हो रहा हो तो वो मसला कभी हल नहीं होता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज हमारे मेहमान थे सरदार मोहम्मद रकीब, एडवोकेट, हाई कोर्ट हैं। मैं इसको कंक्लूड इस तरह से करूँगा कि हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो आपको पता है 5 साल बाद बदलती रहती हैं और पॉलिसीज़ को एक तो रिव्यू करें और जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। आपने अपनी बात रखनी है मुख्तलिफ फोरम्स पे और जैसे सरदार साहब ने भी कहा कि कश्मीरियों को भी उसमें पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। जब एक टेबल टॉक हो रही हो तो कश्मीरियों का भी नुमाइंदा आपके साथ मौजूद हो। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान भी मौजूद होता है और इंडिया भी मौजूद होता है। जिन लोगों का मसला है वो जो है ना वो पार्टी मौजूद नहीं होती है। तो हमें बिल्कुल भी हम नाउमीद नहीं हैं। इंशाअल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करके और जो कश्मीरी चाहते हैं उनका जो हक़ ख़ुद इरादियत है और उनके जो हकूक़ हैं उनके मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक जो है ना वो कश्मीरियों का फ़ैसला होना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं एंड पे यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन कश्मीर ज़रूर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और ये कश्मीर जो है पाकिस्तान की शारग है और इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये काविश जो है वो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।